Hello everyone! Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of UPSC, PSC, CAT, you name it, we have it. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education so that everyone can get access to this education and you can be a part of this revolutionary journey by doing just few things, liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, do not forget to recommend the video to your friends. Alright guys, if you want to view the full playlist, you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. And if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below and share your progress with others so that we can motivate one another, and let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर गवर्नमेंट स्कीम्स का। और आज हम स्टार्ट करते हैं किससे? जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के साथ, ठीक है। तो जो अभी ये जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है ना, JNK और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट पास हुआ है। इसमें जितने भी स्पेशल प्रोविजंस थे जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशली प्रोवाइड हुए थे, है ना, वो सब अभी रिलैक्स कर दिए गए हैं। और जो नॉर्मल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली अप्लाई हो गया है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ हम देखते हैं, ठीक है। तो सेंटर ने नया लॉ डिफाइन किया है जम्मू एंड कश्मीर यूटी, है ना, बाय अब्रोगेटिंग आर्टिकल 370, है ना। तो इसमें जो लैंड वाले राइट्स थे ना, पहले क्या होता था जम्मू एंड कश्मीर में, जो वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये लोग बोलते थे परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर में पहले से रह रहे हैं, जब पार्टीशन हुआ था, है ना, तो वहाँ पे उनको बोला जाता है परमानेंट रेजिडेंट्स, है ना। तो उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर का एक्ट अलाउ करता था, है ना। तो उसमें एक ये था कि भाई जो लैंड है वहाँ पे, जो जम्मू एंड कश्मीर में लैंड है, वो सिर्फ वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स ही ले सकते हैं, है ना। और आप और मैं अगर जाएंगे वहाँ पे तो हम लोग के पास वो राइट नहीं है ना। पर अब ये क्या है, ये जो परमानेंट रेजिडेंट सिटीज़न वाली चीज़ है ना, इसको उन्होंने हटा दिया इस एक्ट से, ठीक है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो नया डेवलपमेंट एक्ट आया है, उसमें ये जो परमानेंट रेजिडेंट वाली चीज़ है स्टेट की, इसको ओमिट कर दिया गया है ना। तो इससे क्या होगा, इससे अब ये होगा कि जो भी लैंड है वहाँ पे, अब वहाँ पे बेसिकली बाहर के लोग भी इन्वेस्ट कर पाएंगे, है ना। तो क्या होगा, इससे क्या हो सकता है, इससे भाई वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, बाहर की जब कंपनीज आएंगे इन्वेस्ट करेंगी, एजुकेशन बढ़ेगा, है ना, और बाकी सर्विसेज बढ़ेंगी। तो इससे बेसिकली डेवलपमेंट होगा कुल मिला के, है ना। और इसमें ये बोला गया है कि कोई भी ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होती है ना, उसको हम कोई भी नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वहाँ का, जो भी कलेक्टर है वहाँ का, वो उसको परमिशन दे, ठीक है। अगर वो परमिशन नहीं दे रहा है तो आप नहीं यूज़ कर सकते, हैं ना। तो बस मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर पर्पज़ की लैंड एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ होगी, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ में डाइवर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। The government may allow the transfer of land in favor of a person or an institution of a purpose or for the promotion of healthcare, senior secondary, higher and specialized education। भाई हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे लैंड एलोकेट कर सकती है ना। और तीसरा चौथा पॉइंट क्या है, नो सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्टगेज ऑफ लैंड शैल बी वैलिड इन फेवर ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। तो अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हम आपको बेसिकली गिफ्ट में दे देंगे लैंड, ऐसा कुछ वो कोई प्रोविज़न इसमें है नहीं, ठीक है। An army officer not below the rank of the corps commander can declare an area as strategic area, है ना, within a local area only for the just a minute, only for direct operational and training requirements of the armed forces। मतलब कोई भी एरिया को आप स्ट्रैटेजिक एरिया तभी डिक्लेयर कर सकते हो, कोई भी आर्मी ऑफिसर वो तभी स्ट्रैटेजिक एरिया को डिक्लेयर कर सकता है जब कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, आर्म फोर्सेज की ट्रेनिंग करनी हो या कोई ऑपरेशन करना हो, तभी कर सकते हो स्ट्रैटेजिक एरिया, नहीं तो नॉर्मली नहीं कर सकते। वहाँ पे अभी नॉर्मली क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मली क्या होता था, किसी भी एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर कर देते थे और फायरिंग चालू हो जाती थी, है ना। कि अब यहाँ पे आप सेक्शन 144 लग गया है, अब आप यहाँ पे 4 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते थे, 4 से ज़्यादा लोग दिखे तो फायरिंग हो जाती है ना। तो ये सब हटा दिया गया है, ठीक है। अब बस तभी आप स्ट्रैटेजिक एरिया डिक्लेयर कर सकते हो जब, मतलब बेसिकली जब ट्रेनिंग और अगर कोई आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग करनी है या ऑपरेशन करना है तभी कर सकते हो, ठीक है। इम्प्लीकेशन इससे ये होगा कि भाई नए इन्वेस्टर्स आएंगे और जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट होगा इन जनरल, ठीक है। तो बस यही है ना। आगे बढ़ते हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करने से पहले तो हम यही डिफाइन कर लेते हैं कंज्यूमर होता कौन है कंज्यूमर। आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, आप मान लो जाके अंकल चिप्स का पैकेट खरीदते हो, ठीक है, सॉरी, अंकल चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो आप कंज्यूमर हो, है ना, आप कंज्यूमर हो। तो कंज्यूमर क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस, आप पे करते हो उसके लिए, है ना, और या फिर प्रॉमिस करते हो या बोलते हो कि हम अभी आधा पे कर देते हैं, आधा बाद में कर देंगे पे, है ना, तभी भी आप कंज्यूमर हो।
और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब बाद में देंगे पेमेंट, ठीक है। ऐसा भी होता है ना सर्विसेज में, ऐसा भी होता है आप बाद में पेमेंट देते हो, जब आपको सर्विस मिल जाती है उसके बाद आप पेमेंट देते हो, है ना। ऑल्सो इंक्लूड्स द यूजर विद अप्रूवल ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, है ना। जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका अप्रूवल होना चाहिए अगर आप डिफर्ड पेमेंट कर रहे हो, है ना। कुल मिला के अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, है ना, और उसको एंड यूज़ के लिए ले रहे हो, समझ में आ रहा है, एंड यूज़ के लिए ले रहे हो, उसको रीसेल के लिए नहीं ले रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने मान लो अंकल चिप्स का पैकेट खरीदा, है ना, आपने अंकल चिप्स का पैकेट खरीदा और फिर आगे बेच दिया, तो आपको हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे, समझ में आ रहा है। आप अगर मीडिएटर हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, है ना। अगर आप एंड यूज़ के लिए ले रहे हो तभी आप कंज्यूमर हो, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसको कैसे डिफाइन करता है, द एक्सप्रेशन बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। तो ये टर्म था ना बाइज एनी गुड्स, कहाँ गया, बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज, इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, चाहे वो आप अमेजोन से खरीदो, फ्लिपकार्ट से खरीदो, चाहे रिटेल में जाके खरीदो, है ना। तो वो सारे चैनल्स इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कौन कंज्यूमर नहीं है, हु इज़ नॉट अ कंज्यूमर, ऐसा ऐसा कोई भी बंदा जो गुड्स फ्री में मिले, जिसको मतलब आपको मान लो कोई गिफ्ट मिला हो, है ना, तो वो आप कंज्यूमर नहीं हो, आपने उसके लिए पे किया है तभी आप कंज्यूमर हो, है ना। अगर कोई सर्विस आप फ्री ऑफ चार्ज अवेल करते हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आपको कोई गुड रीसेल के लिए लेते हो, मतलब मान लो जैसे मैंने बताया आप अंकल चिप्स ले रहे हो और आगे बेच रहे हो, है ना, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। अगर आप किसी रीसेल के लिए ले रहे हो या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो अब वो कंज्यूमर में इंक्लूड नहीं होता है ना। तो ये बता दी मैंने, कोई भी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो वो कंज्यूमर नहीं हो आप, है ना। हु अवेल्स द सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, है ना। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्विस लेते हो तो जनरली कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है। तो वो भी इसमें हटा दी गई है, मतलब वो भी इसमें नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं रेगुलेटर की, ठीक है। तो पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई भी ऐसे रेगुलेटिंग बॉडी नहीं थी, कोई भी ऐसे रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं थी। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी आ गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना, इसको बनाया गया है नया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंज्यूमर कोर्ट का, ठीक है। तो पहले अगर आपको कंप्लेन करनी है, आप अगर कंज्यूमर हो और आपको अगर कंप्लेन करनी है किसी के खिलाफ, तो जहाँ सेलर का प्रेमाइसेस है उसी लोकल कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट में आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप मान लो आप लेट से आप कानपुर में रहते हो, है ना, आपने चीज़ खरीदी बैंगलोर से, तो आपको अगर पहले क्या होता था, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आपको बैंगलोर जाके वहाँ कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करना पड़ेगा, है ना, आप कानपुर में नहीं कर सकते। बट अब जो 2019 वाला एक्ट आया उसमें आप कानपुर में भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप बेसिकली जहाँ रिसाइड करते हो वहाँ पे भी यू कैन कंप्लेन, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें, है ना, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी पहले क्या था, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था जिसमें कंज्यूमर जो है वो सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकता हो, ठीक है। सॉरी, पहले ऐसा प्रोविज़न था, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोविज़न नहीं था कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सको, है ना। पहले आप अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता था तो आप जाते थे सिविल कोर्ट में, है ना। सिविल कोर्ट में जैसे सिविल कोर्ट क्या होता है, जैसे जो छोटे छोटे केसेस डील करते हैं ना, जैसे बिजली की चोरी वगैरह जो केसेस डील करते हैं, आप अगर बिजली की चोरी कर रहे हो तो वो वाला केस सिविल कोर्ट में जाता है ना, जो लोगों से रिलेटेड केसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको वहीं जाना पड़ता था। बट अभी क्या है, अभी कंज्यूमर कैन सी कंज्यूमर कंपेंसेशन फॉर हार्म प्रोड्यूस फॉर एनी सर्विस, है ना। तो प्रोडक्ट की लाइबिलिटी अब है ना। पहले क्या होता था, मान लो आपने बेसिकली का कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई क्रीम खरीदी, है ना, उस क्रीम से आपको रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी इस चीज़ के लिए, बट अभी लाइबिलिटी है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी लाइबिलिटी आ गई है ना। अगर कोई हार्म हुआ आपको उस प्रोडक्ट की वजह से तो आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होता है, मनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स पैसे से रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, दोज आर कॉल्ड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, ठीक है। तो ऐसे जितने भी केसेस हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी केसेस हैं, पहले इसमें लिमिट कितनी थी, डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख तक का था, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ तक का था, है ना, और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ऊपर वाले केसेस डील होते थे नेशनल कोर्ट्स में। बट अब इस लिमिट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी लिमिट्स को बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1 करोड़ तक के केसेस की सुनवाई हो सकती है, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की सुनवाई हो सकती है, और नेशनल में 10 करोड़ तक के ऊपर की सुनवाई हो सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। उसके बाद ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो पहले कोई प्रोविज़न नहीं था, बट अब ई कॉमर्स को भी जो डायरेक्ट सेलिंग होती है ई कॉमर्स की, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मीडिएशन सेल्स की अगर हम बात करें तो पहले कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था, बट अभी मीडिएशन के लिए भी एक पर्टिकुलर कोर्ट है ना। सॉरी, कोर्ट ये बोल सकते हैं कि आप पहले बाहरी समझौता करके आइए। मीडिएशन का मतलब क्या होता है,
मीडिएशन का मतलब आप कोर्ट में नहीं जाते हो, आप नॉर्मली बाहर अपने आप में समझौता कर लेते हो थर्ड पार्टी के थ्रू। तो कोर्ट ऐसा बोल सकता है कि आप आप जाके पहले मीडिएशन करिए और फिर आइए, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ और देख लेते हैं। इसमें कुछ कुछ राइट्स हैं कंज्यूमर्स को जो मिले हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। ये राइट्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है राइट टू सेफ्टी, दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म, तीसरा है राइट टू चूज़, चौथा है राइट टू बी हर्ड, पांचवा है राइट टू सीक एड्रेस रिड्रेसल, और आखिरी क्या है, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, है ना। नाम से ही पता चल रहा है सेफ्टी मतलब अगर कोई आपका प्रोडक्ट हार्म करता है तो आप बेसिकली यू हैव अ राइट टू सेफ्टी, आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट शुड बी सेफ। आपको इन्फॉर्म करना है उसको सब चीज़ों के बारे में, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं, इससे क्या क्या इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट तो नहीं बट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। आपके पास राइट टू चूज़ होना चाहिए। आपको ऐसे कोई फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि भाई नहीं ये चीज़ चाहिए तो यही लो, ऐसा नहीं हो सकता। राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, है ना। तो आप मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई कंप्लेन है, तो वो कंज्यूमर आपकी कंप्लेन सुने, है ना। आप रिड्रेसल क्लेम कर सकते हो और अवेयरनेस, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए उनको काम करना है, ठीक है। तो आपके पास ये है कि भाई आप जो है मतलब जैसे मान लो कोई कॉस्मेटिक कंपनी है ना, वो अपना प्रोडक्ट बेच रही है, राइट। तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको अवेयर करे कि इसमें ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ हो सकती है ना। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये रिएक्शन हो सकता है, वो रिएक्शन हो सकता है, ये सब बताए आपको, ठीक है। दैट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कौन कंप्लेन कर सकता है इसमें, है ना। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कंप्लेन कौन कौन कर सकता है। तो पहला कोई कंज्यूमर कर सकता है, दूसरा कोई वॉलेंट्री कंज्यूमर की एसोसिएशन कर सकती है ना, तीसरा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, चौथा कोई सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है ना, या फिर कोई ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कर सकते हैं, है ना, कंप्लेन। उसके बाद और कौन कौन कर सकता है, अगर कोई डेथ हुई भाई कंज्यूमर की, अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट चूज़ किया, है ना, उससे किसी की डेथ हो जाती है, तो उसका कोई भी लीगल हेयर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो कंप्लेन कर सकता है ना। अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट और लीगल गार्जियन जो हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग इसमें बेसिकली कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कैन अ पर्सन बाइंग गुड्स और हायरिंग सर्विसेज फॉर अ बिजनेस पर्पस मेक अ कंप्लेन। तो बिजनेस पर्पस के लिए क्या हो गया, बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप क्या हो, आप कंज्यूमर नहीं हो, है ना। हमने अभी डिस्कस किया था, आप अगर कोई भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते इस राइट क्या इस एक्ट के अंदर, समझ में आ रहा है। उस पर दूसरा क्या है कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल एजेंसीज बनाएंगे हम इसमें, है ना। तो ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रेसल एजेंसीज क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रीड्रेस करेंगे, है ना, जो कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगी, वो वाली एजेंसीज होंगी बेसिकली ये, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़, है ना, जो इस एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई हैं। ये क्या करेंगी, ये बेसिकली सिंपल स्पीडी इनएक्सपेंसिव रिट्रेसल प्रोवाइड करेंगी कंज्यूमर्स के लिए, है ना। बहुत ही फास्ट आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा अपनी कंप्लेन का। 3 लेवल पे इसको बनाएंगे हम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल होगा, स्टेट पे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल होगा, और नेशनल लेवल पे नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन होगा, समझ में आया। तो 3 लेवल पे बेसिकली इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को भी डिफाइन किया गया है। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नाम से क्या समझ में आ रहा है, मिसलीड करना मतलब सही राह नहीं दिखाना, आपको गलत राह कोई अगर दिखा रहा है किसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉस्मेटिक कंपनी है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बोलती है कि यार आप 10 सेकंड में आप ऐसे पूरे गोरे हो जाओगे, है ना। तो ये एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, 10 सेकंड में कोई गोरा नहीं होता, है ना। तो दिस इज़ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो फॉल्स हो, है ना, कोई फॉल्स क्लेम कर रही हो कि भाई हम आपको 2 सेकंड में गोरा कर देंगे या 2 सेकंड में लंबा कर देंगे, है ना। इस टाइप से जो भी फॉल्स क्लेम होते हैं, अनरियलिस्टिक क्लेम्स, ठीक है, वैसा कुछ करती हो, या कोई फॉल्स गारंटी देती हो, वही सेम चीज़ है, फॉल्स गारंटी देती हो, या फिर कोई गलत तरीके से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हो, समझ में आ रहा है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट कुछ और करता हो बट आप अननेसेसरी उसमें बेनिफिट्स उसमें दिखा रहे हो जो जिसका उसका काम ही नहीं है, तो वो भी फॉल्सली डिस्क्राइब करना हुआ प्रोडक्ट को, आप गलत बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी इसमें हो सकता है, ठीक है। कोई अगर फॉल्स गारंटी दे रहे हो रिलेटिंग टू नेचर, सब्सटेंस, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो भी है ना। या फिर आप कोई ऐसा इम्प्लाइड चीज़ बता रहे हो, ठीक है, which if made by the manufacturer or the seller or the service provider would constitute an unfair trade practice। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो, है ना, आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जिससे कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है, तो वो भी मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ही है ना। या फिर आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हो, है ना, मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि अगर हम ये बताएंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, है ना, तो आप वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को नहीं बता रहे हो, तो वो भी एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो ये सब होगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में। अब कौन इसके लिए लाइबल है, इस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन लाइबल है,
तो ये करता कौन है, एडवर्टाइजमेंट कौन करता है, ये बेसिकली सेलिब्रिटीज़ अपने करते हैं, है ना, सेलिब्रिटीज़ अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ये इनको लाइबल किया जाएगा, है ना। इसके अलावा और भी करते हैं, कौन कौन करता है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, सेलिब्रिटी जो एंडोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, है ना, पब्लिशर्स हो गए, तो ये सबको लाइबल ठहराया जाएगा इस चीज़ में अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हुई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज CCPA की बात करते हैं, ठीक है। तो CCPA हमने यहाँ पे देखा था, ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना, तो ये बनाई गई थी, हमने रेगुलेटर बनाया था। तो ये क्या करेगा, बेसिकली रेगुलेट करेगा किससे, वो अगर कोई भी इस राइट को वॉयलेट करता है ना, अगर कोई भी राइट ऑफ कंज्यूमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ये सब करता है, या फिर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है ना, तो इन सब से डील करने वाला कौन होगा, इन सब से डील करने वाला CCPA होगा। समझ में आ गया। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो कंज्यूमर के राइट्स हैं और वेलफेयर है उसको हम इंश्योर करेंगे, है ना। ये इसका बेसिक मकसद है ना। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं 2020 इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये दीज आर पॉपुलरली नोन एज फार्म बिल्स, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना, पहले भी। तो अगर वीडियो नहीं देखा है वो वाला तो आप देख लीजिए जाके, इसी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमने उसको डिस्कस किया है ना। तो हम एक बार यहाँ पे थोड़ा रिमाइंडर कर लेते हैं उसका, तो अच्छा ही होगा, रिवाइज भी कर लेंगे। तो पहला फार्म बिल में क्या आया था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है ना, जो अनाज है जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसका ट्रेड और कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए ये बिल है ना। उसके ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे। तो इसके पहले मैं बताऊं कि इस बिल में है क्या, आप ये ध्यान रखो कि काम अभी कैसे होता है। तो जो फार्मर है ना, तो फार्मर क्या करता है, फार्मर अपना अनाज उगाता है ना। अनाज उगा के, मान लो आपने कोई फार्मर है, उसने 1 टन अनाज उगाया है ना, तो ये इसको अब बेचना है इसको, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा स्टेट की APMC मंडी में, है ना। तो ये मैंडेटरी होता था इनके लिए पहले, ये APMC मंडी में जाएंगे और फिर APMC मंडी से ये लोग बेचते थे। यहाँ पे ये मिडिल मैन जो हैं, जिनको हम मिडिल मैन बोलते हैं, वो इनसे लेते थे, फिर आगे ये ट्रेड करते थे। हो सकता है ये फैक्ट्री में ले जाते हों, या फिर डायरेक्ट कंज्यूमर को भी बेचते हों, ऐसा भी होता है ना, या फिर किसी और मिडिल मैन को दे देते हों, ठीक है। इस टाइप से ये होता था कंसेप्ट, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, अभी ये जो फार्मर है ना, पहले क्या था, पहले इस एक्ट में क्या था कि ये जो फार्मर है, इसको मैंडेटरली APMC में ही ये बेच सकता था और कहीं और नहीं बेच सकता था, ठीक है। इसने अगर प्रोड्यूस किया तो उसको मैंडेटरी यहाँ पे जाना ही पड़ता था। बट अब इस बिल के अंदर क्या किया है, इस बिल के अंदर ये चीज़ हटा दी गई है। अब इसमें अब इनको ये फ्रीडम दे दिया गया है कि ये आप कहीं भी बेच सकते हो और कैसे भी बेच सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको APMC में आके बेचना है, आप अपने फार्म गेट के थ्रू बेच सकते हो। कहाँ कहाँ से बेच सकते हो, फार्म गेट के थ्रू बेच सकते हो, वेयर हाउस से बेच सकते हो, फैक्ट्री प्रेमाइसेस से बेच सकते हो, कोल्ड स्टोरेज के थ्रू डायरेक्टली बेच सकते हो, है ना। और इसमें पहले क्या होता था, जो ये फार्मर है, फार्मर ने इसको बेच दिया, है ना, फार्मर ने APMC में जाके बेच दिया। तो जब ये ट्रांजैक्शन हुआ ना, मतलब APMC से ट्रांजैक्शन हुआ, तो इस ट्रांजैक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती थी, है ना। तो ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। अब इसको भी हटा दिया गया। अब इन्होंने बोला कि अगर फार्मर कहीं बाहर जाके बेच रहा है तो उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। एंड इट प्रोहिबिट्स द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम लेविंग एनी मार्केट फी और सेस, है ना, ऑन फार्मर्स, ट्रेडर्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स इन सच एरिया। समझ में आ गया। कोई भी अगर ऐसे एरिया में, बाहर के एरिया में जो APMC नहीं है, अगर वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर फ़ी नहीं लगा सकता। समझे। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, देखो इससे क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है कि भाई देखो, अभी बिल आया है शुरुआत में, ठीक है। अभी APMCs में लोग बेचते हैं क्योंकि APMCs में MSP इंश्योर्ड होता है ना, लोग MSP देते हैं, गवर्नमेंट MSP इंश्योर करती है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इनको मिलेगा। बट अभी क्या हो सकता है कि मान लो कोई प्राइवेट कंपनी आई, इनको बोलती है कि हम आपको और ज़्यादा पैसा देते हैं इससे, ठीक है। तो क्या होगा, ये फार्मर इसको बेचने लगेगा, ऐसे धीरे धीरे सारे फार्मर्स इनको बेचने लगेंगे। तो क्या होगा, APMC में कोई बेचेगा नहीं, ऐसे क्या होगा, APMC बंद हो जाएगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज़बरदस्ती थोड़ी चलाएगी इसको। जब कोई बेच ही नहीं रहा है यहाँ पे तो क्यों चलेगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इस प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, फिर अपने यहाँ चार्ज पे ये डिमांड करेगा, बोलेगा अब तो APMC है नहीं, अब इनके पास चारा ही क्या बचा है, कहाँ जाके बेचेंगे ये लोग, तो हम इनका पैसा कम कर देते हैं। तो यही दिक्कत आ रही थी, इसीलिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। फार्मर्स को लग रहा था कि लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ होगा जिससे क्या होगा, उनको MSP नहीं मिलेगा बाद में, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। तो समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। द एक्ट सीक्स टू फैसिलिटेट लुक्रेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स थ्रू कॉम्पिटेटिव ऑल्टरनेट ट्रेडिंग चैनल्स टू प्रमोट बैरियर फ्री इंट्रा स्टेट ट्रेड और एग्रीकल्चर गुड्स। मतलब अब क्या है कि कोई भी फार्मर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाके बेच सकता है, दूसरे स्टेट की भी APMC में बेच सकता है, या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उसको बेच सकता है, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अब इसके ऊपर, ठीक है। पहले था, अभी नहीं है। इट ऑल्सो परमिट्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मैंने बताया, जैसे ई नाम वगैरह है ना,
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो वहाँ पे भी जाके ये लोग बेच सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर ले सकते हैं। जैसे मान लो किसी का प्रोड्यूस है, मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया, मैंने कहा 1 टन भिजवा दो, तो उसने भिजवा दिया, है ना। तो ऐसे मतलब ये लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में है, फार्मर्स प्रोड्यूस, ये आपको नाम याद रखना है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ठीक है। उस पर दूसरा बिल आता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। याद रखना, ध्यान रखना, कौन सा बिल है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ठीक है। इसमें क्या है, इसको बेसिकली नाम अगर मैं दूं तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली कोई प्राइवेट थर्ड पार्टी फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। मतलब अभी उसने फसल उगाई नहीं है, उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे मान लो लेज़ है ना, लेज़ को आलू चाहिए रहता है, पोटैटो चाहिए होता है अपनी चिप्स के लिए, है ना। तो ये किसी पोटैटो ग्रोअर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप 1 टन प्रोड्यूस करोगे, जितना भी प्रोड्यूस होगा उसको हम 2,000 रुपये, लेट से 2,000 रुपये पर टन में ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट मेंशन हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है। तो अब इसके लिए बिल आया है, इसको एम्पावर करेंगे हम, है ना, इसी के थ्रू। तो गवर्नमेंट एजर्ट्स दैट द एक्ट हेल्प्स प्रोटेक्ट फार्मर्स एंगेजिंग विद एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स, लार्ज रिटेलर्स ऑफ फार्म सर्विसेज एंड सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस बाय अ म्यूचुअली एग्रीड लुक्रेटिव प्राइस फ्रेमवर्क फ्रॉम फेयरली एंड ट्रांसपेरेंटली थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली वही बोल रहा है जो मैंने बताया, वही बोल रहा है, टफ लैंग्वेज में लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बेसिकली इनको अलाउ करता है, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड अ 3 लेवल डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। मान लो अगर उसने बोला था कि हम 2,000 रुपये देंगे, उसने 2,000 रुपये नहीं दिए, तो आप कहाँ जाओगे, है ना। तो उसके लिए कंसिलेशन बोर्ड है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के आप पास जा सकते हो, अपीलेट अथॉरिटी है उसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। द एग्रीमेंट हैज़ टू प्रोवाइड फॉर अ कंसिलेशन बोर्ड एज वेल एज अ कंसिलेशन प्रोसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना। तो ये बेसिकली कंसिलेशन बोर्ड होना चाहिए डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तो ये आपको याद रखना है कौन सा है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। उसके बाद तीसरा आता है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ तो बता ही दिया था, जो भी एसेंशियल सर्विसेज अभी एसेंशियल सर्विसेज हमने देखा था, अभी यहाँ पे आ गया एसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बेसिकली 1955 में आया था, है ना, तब से ये चल रहा है और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो अभी क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। इससे पहले क्या होता था, कुछ कुछ कमोडिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा था कि आप जैसे मान लो प्याज है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है कि कोई भी होलसेलर प्याज की लेट से 1 टन से ज़्यादा की स्टॉकिंग नहीं कर सकता। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1 टन से ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्यों किया गया था, ताकि प्राइस रेगुलेट कर पाएँ। अभी आप देखते होगे ना, प्याज के प्राइस कितने 100 रुपये हो गए थे, है ना। तो ये क्यों हुए थे, क्योंकि होर्डिंग हो रही थी। होर्डिंग मतलब जो होलसेलर्स हैं, जो प्याज लेते हैं थोक में फार्मर से, वो लेके बस बैठे हुए थे। वो बोलते हैं हम सप्लाई कम कर देंगे। अगर आप सप्लाई कम करोगे किसी का, तो उसका डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, है ना। तो यही इनका मोटिव था, समझ में आया। तो ये जो था, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़, इसमें गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा था कि भाई आप जो है इससे ज़्यादा होर्डिंग नहीं कर सकते। टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ होल होस्ट ऑफ कमोडिटीज़ दैट इट डिक्लेयर्स एसेंशियल। तो कोई भी जो गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर की गई हैं, उसके लिए कुछ कुछ कैप है, ठीक है, to make them available to the consumers at a fair price. Additionally, the government can also fix the minimum support price of any packaged product that is declared as essential commodity. तो गवर्नमेंट कोई भी एसेंशियल कमोडिटी के लिए एमएसपी को फिक्स कर सकती है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये कैप हटा दिया गया है, बस यही इसमें अमेंडमेंट हुआ है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स अंडर द एक्ट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ में क्या क्या आता है, ड्रग्स आती हैं, फर्टिलाइजर्स आता है, पल्सेज आती हैं, एडिबल ऑयल्स आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आते हैं, पेट्रोल डीजल, है ना, ये सब भी आता है ना। Center can include new commodities as and when need arises and take them off once the list situation improves, है ना। तो इसमें सेंटर कोई ऐड कर सकता है और हटा सकता है ना। With the Essential Commodities Act 2020, the stock limit will be imposed only under exceptional circumstances such as famine and other calamities। समझ में आया। अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है ना, जैसे डिजास्टर आ गया या फेमीन आ गया या कैलामिटी आ गई, तभी ही बस स्टॉक लिमिट होगी, नहीं तो जनरल में नहीं है। अब समझ में आ गया। देयर विल बी नो स्टॉक लिमिट, ध्यान रखना। There will be no stock limit for processors and supply chain owners based on their capacity and for exporters based on export demand. It would end some punitive measures, ठीक है। तो वो स्टॉक लिमिट बेसिकली हटाया, बस यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, स्टॉक लिमिट को इन्होंने हटा दिया है ना। It will also deregulate the agriculture produce such as pulses, onion, potato, cereals, edible oils, oil seeds, है ना, and realize better price for the farmers, है ना। तो फार्मर्स को अपनी उपज के लिए अच्छा दाम मिल पाए, उसको ये इंश्योर करेगा, ठीक है। तो ये था पूरा अपने फार्म बिल, है ना। चलो
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।